Hello, my dear students. How are you? Okay, I am going to tell about English grammar. टॉपिक्स होगा आज हमारे टेंस में प्रेजेंट टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरह से उसका हम अनुवाद बनाते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सारे टेंसों के बारे में आपको हिंदी और इंग्लिश में इसकी अलग अलग पहचान हमने आपको बताई है कि किस टेंस की कैसे पहचान करते हैं, हिंदी में उसकी क्या पहचान होती है, इंग्लिश में उसकी क्या पहचान होती है। अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डिफिनेशन होगी आई एम एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, हो रहा है, हो चुका है तथा लंबे समय से होता रहा है का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इस प्रकार से इसको हम डिफाइन करते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यहाँ पे हमने शो किया है। ये प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा इसमें है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। अब इसको हम अलग अलग आपको बताएंगे कि किस टेंस का अनुवाद कैसे बनाएंगे, उसके क्या रूल होते हैं। यदि आप अच्छी प्रकार से वीडियो को अगर आप देखें, इस पे थोड़ा ध्यान लगाएं, मनन करें, तो आज ही आपको पूरा प्रेजेंट टेंस ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम उसका अनुवाद बनाते हैं, उसका क्या रूल होता है, कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम स्ट्रक्चर बना करके आपको समझाएंगे कि कैसे इसका अनुवाद हम बनाते हैं। जैसा यहाँ पे हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ऑलरेडी हमने आपको बता चुके हैं हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, हिंदी में इसका हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। इंग्लिश में भी हमने इसकी पहचान आपको बताया था कि इंग्लिश में इसकी पहचान जब वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में यस से यस लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तब वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, हम आपको बता रहे हैं आगे। आइए हम आगे देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम 3 प्रकार के सेंटेंसों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन्हीं तीनों सेंटेंसों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिवाइड करके अलग अलग तरीके से हम अपना अनुवाद बनाते हैं। हम आते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा रूल होता है, वो रूल क्या होता है, ये हमेशा याद रखने की बात है कि सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारा दिया गया वर्ब है, इस वर्ब को लिखते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होता है। यहाँ जो सब लिखा गया यस भी, सब का मतलब होता है सब्जेक्ट। यहाँ जो भी लिखा गया है, वर्ब का पहला लेटर लिया गया है वी, और इस वी में यस या यस फॉर्म लगाते हैं। कब लगाते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जब यह सब्जेक्ट हमारा एक वचन का, एक वचन के लिए हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो जाता है तो बहुवचन के लिए
वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखते हैं। हम जब कोई सब्जेक्ट एक वचन का लेते हैं तो हम कैसे जान पाएंगे कि किस क्रिया में हम यस लगाएंगे या यस लगाएंगे? तो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि कब हम यस लगाते हैं। यस का प्रयोग हम तब करते हैं कि जब किसी क्रिया के अंत में यदि उसका अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स पर समाप्त होता है तो हम उस क्रिया में ईएस का प्रयोग करते हैं। जिस क्रिया का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स पर समाप्त नहीं होता है, हम उसमें यस लगाते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है। हमने हिंदी में भी आपको इसकी पहचान बताई थी कि जब किसी वाक्य के अंत में ता है, की है, ते है इत्यादि शब्द अगर आ जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, वह जाता है, ता है आ गया, तो इससे स्पष्ट हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? हमने आपको यहाँ रूल में इसका स्ट्रक्चर हमने दे दिया है कि सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, तो हम इसका सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। वह जाता है, जाने का काम कौन करता है? वह। जब कौन शब्द से उसका अर्थ निकालेंगे तो जो हमारा उत्तर मिलेगा वह होगा वह। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट हुआ वह हो गया वह, इसकी अंग्रेजी जाएगी ही। अब इसके बाद जाता है, तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो होती है, तो यहाँ गो लिखेंगे। अब ये देखना है कि इस क्रिया के अंत में ओ आया हुआ है, तो जैसा हमने ऊपर भी आपको बताया कि यदि किसी क्रिया के अंत में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स पर समाप्त होता है तब उसमें ईएस लगता है, तो यहाँ हम इसको ईएस जोड़ देंगे, तो इसका अनुवाद हो गया ही गोज। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद बना लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं जाता हूं। मैं जाता हूं, मैं यहां पे सब्जेक्ट हो गया, तो मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगी, और जाता हूं तो जाना की अंग्रेजी गो हो जाएगा, तो आई गो करेंगे। और इस क्रिया में वो तो जरूर आया हुआ है, लेकिन हम इसमें ईएस नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई सब्जेक्ट बहुवचन का होता है तो बहुवचन के लिए हमने यहाँ पे दिखाया है कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगता है, और यदि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर अदर वर्ड भी है तो अदर वर्ड भी लिख देते हैं। यदि नहीं है तो हमको न तो ऑब्जेक्ट लिखना है और न ही अदर वर्ड लिखना है, बस यही तक हम इसको सीमित कर देंगे। इस प्रकार से इसका हम अनुवाद बना लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले याद करना होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम इसका अनुवाद बनाएंगे। यहाँ हमने आपको एग्जाम्पल देकर के समझा दिया है कि अगर कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया में यस से यस लगाते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। यदि जिस क्रिया के अंत में अगर ये वर्ड नहीं आते, जो ऊपर दिए गए वर्ड है, अगर इनमें से नहीं कोई आता है तो उस क्रिया में सिर्फ हम यस लगाते हैं। जैसे वह पढ़ता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी ही, पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होता है? रीड। अब इसमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की अंग्रेजी ही हो गई, और कर्ता यहाँ एक वचन है
और इस क्रिया के अंत में देखेंगे कि डी आया हुआ है, जो इनमें से कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, इसलिए इस नियम के अनुसार इस क्रिया में हम सिर्फ यस लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बना लेते हैं। आइए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको याद कर लेंगे। अब जैसे जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। अब हमने कहा कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज, इन दोनों सहायक क्रियाओं में से कोई एक सहायक क्रिया लेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है यानी बहुवचन हो जाता है, तब हम इस नियम के अनुसार ये डू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट कर लेंगे। अब उसके बाद खाता हूं, तो खाता हूं खाना की अंग्रेजी क्या होती है? ईट। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या खाता हूं, और जो खाता हूं इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो खाना खाता हूं, खाना की अंग्रेजी क्या होगी? फूड। तो यहाँ फूड लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड। इस प्रकार से हम इसका बना लेते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन का हो जाता है, जैसे वह बाजार नहीं जाता, वह बाजार नहीं जाता है, वह क्या अंग्रेजी? ही। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाएगा, एक वचन का हो जाएगा, तो यहां पे हम डज नॉट लिखेंगे। और उसके बाद वर्ब का यहां पे लिखा गया है कि फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो एक वचन होगा तो भी वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो लिखेंगे ही डज नॉट गो टू मार्केट। He does not go to market. वह बाजार नहीं जाता। तो इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर याद करके अनुवाद को हम आसानी से बना देंगे। अब उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में एक वर्ड आता है नेवर शब्द, जिसको हम हिंदी में कभी नहीं करते। यदि हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द आ गया, तो कभी नहीं शब्द जब आ जाएगा तो हमारा जो रूल होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब में यस या यस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तब क्या होगा रूल? सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर है। जैसे तुम स्कूल कभी नहीं जाते हो, तुम स्कूल कभी नहीं जाते हो, तो यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और ये के बाद क्या हो जाएगा? नेवर हो जाएगा। यू नेवर गो टू स्कूल। तुम स्कूल कभी नहीं जाते हो,
यू नेवर गो टू स्कूल। अगर यदि ऐसे हो जाए राम स्कूल कभी नहीं जाता है, सर जी, राम स्कूल कभी नहीं जाता है, और राम इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राम हो गया। कभी नहीं शब्द है, जैसा कि मैंने बताया जो में यदि कभी नहीं शब्द आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नेवर आता है, तो राम नेवर। अब इसमें क्रिया में यस और यस लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पे वर्ब में यस यस लगा हुआ है, तो गो इसमें क्रिया हो जाएगी, और इसमें लास्ट में चूंकि ओ आ गया है इसलिए इसमें यस जोड़ देंगे, उसके बाद टू स्कूल कर देंगे। राम नेवर गोस टू स्कूल। तो इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। इसका स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लीजिएगा कि निगेटिव सेंटेंस में एक सिंपल सा जो इसका रूल होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन जब कभी नहीं शब्द हो जाता है तो थोड़ा सा उसके रूल में परिवर्तन हो जाता है, और यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब में यस से यस प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कर देंगे। अब यहाँ पे डू और डज नहीं लगाएंगे, यदि डू और डज लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब सब्जेक्ट आपका जब प्लूरल हो जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चर्चा करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम अनुवाद कैसे बनाते हैं। तो जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो इसका जो अनुवाद होगा स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे हम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर, आइए हम इस रूल में आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा रूल होगा। इस रूल के अनुसार हम बनाएंगे जब भी किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। जैसे क्या सीता पढ़ती है, क्या से शुरुआत हुआ तो यहाँ क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया डू और डज, तो डू का प्रयोग जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का होता है तो डू का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट हमारा एकवचन का होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। तो सीता, यहाँ पे पढ़ने का काम करने वाली कौन है, सीता है। तो सीता चूंकि एक लड़की है, एक वचन का है, इसलिए एक वचन के अनुसार हम डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डज, सब्जेक्ट हमारा है सीता, और उस पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ती है, तो पढ़ना चाहिए जी रीड होता है, और लास्ट में जब नहीं बच रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे, डज सीता रीड। अब हमारा नेक्स्ट जो इसी में रूल आता है दूसरा, जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब वाक्य के बीच में हो तब हम क्या करेंगे, इसका रूल होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। जैसे क्या सीता पढ़ती है, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया क्या, तो अब हम यहाँ पे क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट। सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है, सीता एक वचन की है, इसलिए इसके अनुसार जो शायद की आ जाएगी डज। इसके बाद क्या लिखेंगे, सीता। पढ़ना क्या अंग्रेजी, रीड, तो यहाँ पे रीड कर देंगे, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क कर देंगे, व्हाट डज सीता रीड, सीता क्या पढ़ती है। अब हम चलते हैं अगले रूल पर। जब वाक्य में कौन शब्द आ जाए, जब कौन शब्द आ जाए तब हम उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, तब उसका रूल अलग हो जाता है, और सब्जेक्ट जब एक वचन का होता है तो वह रूल हो जाएगा हु प्लस वर्ब का यस से यस फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे राम को कौन बुलाता है,
राम को कौन बुलाता है? तो बुलाने वाला कोई एक ही व्यक्ति है और इसमें कौन भी शब्द आ गया तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? वो लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है? वर्ब में यस है, यस है तो बुलाना चाहिए क्या हो जाएगी? कॉल। और यहाँ पे एक वचन है और इसके लास्ट में क्या आया हुआ है? डबल एल है। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि जब ओ सी एच एस एच डबल एस एच अगर आता है तो यस लगता है, तब यहाँ पे डबल एल आ गया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? सिर्फ यस लगाएंगे। उसके बाद किसको ये बुलाता है? राम को, तो हु कॉल्स राम कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो रूल होता है वह है बहुवचन। जब सब्जेक्ट आपका हो जाए, उसमें कार्य करने वाला कोई बहुवचन हो, तब क्या करेंगे? इसका रूल हो जाएगा हु प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम एक इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कौन कौन जाते हैं। कौन कौन जाते हैं। अब इसमें जाने वाले कई लोग हो गए, तो इसका अनुवाद हम बनाएंगे हु ऑल गो करेंगे। हु ऑल गो, कौन कौन जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का कार्य कर रहा है, इसलिए हमारा रूल यह है कि हु के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? हु ऑल गो, कौन कौन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी हमने दी, और जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, यदि इस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आपको कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या होती है तो फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आपको धन्यवाद।